आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की ये अगली क्लास है हमारी पिछली क्लास का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कवर किया था हमारे प्याजे के फर्स्ट वाले पार्ट को और वो जाना था बेसिक्स प्याजे के बारे में। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं हमारी इस लेक्चर में और शायद इस चैनल पर भी नए हैं, उनको बता दूं ये अभी जो सीरीज़ चल रही है मेनली हमारी कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज़ है, जिसमें हम अभी सी टेट, एस टेट, यू पी टेट, आपका एच टेट या जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं और जिन टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपका मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट आता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहे हैं, वो भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो अभी तक हमने मेनली कई सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं जिनमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके बेसिक से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए गए हैं। अभी जो हमारा मेनली चल रहा है वो चल रहा है जीन पियाजे वाला पार्ट, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने बेसिक जाना था पियाजे के बारे में, तो मेनली आपको ये पता चल गया ये आपकी लेक्चर सीरीज़ किन बच्चों के लिए और किस चीज़ को टारगेट करके बनाई गई है। अब बात करते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। उससे पहले जिन बच्चों ने पहले की सारी वीडियो देखी हैं या प्रैक्टिस सेशन भी देखे हैं, अगर उनका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से, जो है पेडल अप ग्रुप टेलीग्राम पे इजीली आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के जरिए आप इजीली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको टाइम टू टाइम नोट्स भी प्रोवाइड होते रहते हैं। बात करते हैं कि अभी तक हमने अपने इस सीरीज़ में क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी रिकैप की, कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया है, जिसमें मेनली हमने डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी इनके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल में आते हों। उसी में आपका इंटरनल हेरिडिटी वाला पार्ट है और एक्सटर्नल आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, ये दोनों भी हमने डिटेल में कवर किए हैं। स्पेशली हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी को हमने समझा एक्चुअल में हेरिडिटी कैसे काम करती है, जीन कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिसऑर्डर आपकी हेरिडिटी के थ्रू आती हैं। उसके बाद बात की हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें मेनली पहले हमने प्री नेटल स्टेज को कवर किया था, इसकी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है प्लेलिस्ट में। उसके बाद हमने इन्फेंसी हो गया, आपका चाइल्डहुड हो गया जिसकी अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड हो गया। उसके बाद अडोलसेंस की जो मेन की पॉइंट्स हैं या साथ ही साथ जितने उनके फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं उस अवस्था के, वो सारे हमने बड़े डिटेल में पढ़े हैं। उसके बाद अभी जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है वो जीन पियाजे के बारे में कवर किया है। इसमें हमने जीन पियाजे की बेसिक थ्योरी को जाना, क्या उनकी अवधारणा थी उनकी थ्योरी से रिलेटेड, और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी उनके द्वारा दी गई जो जानना बेहद ज़रूरी था, ठीक है, आगे के इनकी थ्योरी को समझने से पहले, जिसमें आपका एसिमिलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, स्कीमा हो गया, एडेप्टेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये समझा कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं तो पियाजे की सिंपल सी अवधारणा ये थी कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि उन्हें ज्ञान दिया जाता है। इस अवधारणा पर ही इनकी पूरी थ्योरी टिकी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने इसी अवधारणा को मानते हुए ये अगर बात कहें कि ज्ञान आखिर निर्माण बच्चे करते कैसे हैं, तो उन्होंने दो तरीके की बातें हमें बताई थी, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने दिमाग में अलग अलग फोल्डरों में स्टोर करके रखते हैं, और कॉग्निटिव फंक्शन में उस स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को, सूचना को हम किस तरीके से क्रियात्मक रूप में लाते हैं उसके ऊपर हमने बात करी थी। उसी में उन्होंने टर्म दी थी एसिमिलेशन की, एकोमोडेशन की। एसिमिलेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले से फीड है उसका यूज करके हम नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। एकोमोडेशन में हमें कहीं ना कहीं जो नई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं उसके लिए हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बदलना पड़ता है। इसी में एक आपका वर्ड आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रेशन, जिसमें आप डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जब जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को आप इक्विलिब्रेशन का नाम देते हैं। ये आपका छोटा सा रिकैप था जो अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया। ये जो पार्ट है आपका वो आपका सेकंड पार्ट है। इसमें हम पूरी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो पियाजे ने स्टेजेस के बारे में बात की वो कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की मेन टॉपिक की ओर, जो हमारा स्टेजेस है पियाजे की। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं के जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने जो अवस्था का नाम दिया, जो जनरल साइकोलॉजी में आप इन्फेंसी के नाम से जानते हैं, पियाजे ने उस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, जो कि आप ये देख रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कहने का इनका सीधा सा मतलब ये था, इनका ये कहना था कि बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में जो भी चीज़ें, जो भी ज्ञान एक्वायर करता है, जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, वो अपनी सेंसरी मोटर के
सुविधा से करता है। जैसे कि जितनी भी सेंसेस होती हैं उनसे जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने अंदर स्टोर करता है, उसका स्कीमा बनाता है। तो उसी को उन्होंने नाम दे दिया सेंसरी मोटर। आगे अगर बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा, उसका आयु काल समय काल इन्होंने 2 से 7 वर्ष बताया। अगर जनरल साइकोलॉजी की माने तो ये अर्ली चाइल्डहुड के समानांतर आप इस अवस्था को कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने नाम ही दिया है प्री ऑपरेशनल। कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल है अवस्था उससे पहले की अवस्था है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिला डुला नहीं सकता, उसमें संज्ञानात्मक हेरफेर नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी अगर बात करें तो इन्होंने नाम दिया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष है। ये आपकी लेटर चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। इसमें बच्चा कहीं ना कहीं, कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त रूप में, मतलब जो चीज़ें उसे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही हैं उनकी हेरफेर कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट इनकी अवस्था है वो है फॉर्मल स्टेज, मतलब आपकी 11 साल के बाद की अवस्था, जिसको आप किशोरावस्था से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। इसमें बच्चा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर देता है करना, है ना। जरूरी नहीं है उसकी चीज़ें वो सामने हो तभी वो उन चीज़ों के बारे में सोच सके, वो बिना चीज़ों के सामने हुए भी, अमूर्त का यही मतलब होता है, उनके बारे में सोच सकता है और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच व्यक्त कर सकता है। ये इनकी बेसिक था चारों अवस्थाओं के बारे में। अब इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सी फीचर या कौन कौन से इनकी सीमाएँ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था आएगी वो आएगी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। इसका अगर आयु काल की बात करें तो आपने पढ़ा है कि सेंसरी मोटर स्टेज को हमने अगर जनरल साइकोलॉजी से कंपेयर करें, कभी कभी पूछ दिया जाता है बताइए पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज सामान्य मनोविज्ञान के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी, तो आपको बताना है कि वो इन्फेंसी है। और इन्फेंसी अगर माने जाने कि इन्फेंसी आखिर माने क्या होता है, तो इन्फेंसी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इन और एक फैंसी। ठीक है, इनका मतलब होता है नॉट और फैंसी का मतलब स्पीच, मतलब विदाउट स्पीच। तो इन्फेंसी अवस्था में बच्चा जो है उसमें भाषा की कहीं ना कहीं अभाव देखने को या कमी देखने को मिलती है। ये पियाजे ने भी बात करी है। अब पियाजे ने अपनी जो फर्स्ट स्टेज है, ये बात समझने वाली है, जो फर्स्ट स्टेज है, वैसे तो नॉर्मली 4 अवस्थाएं दी गई हैं, पहली जो अवस्था है उसकी इन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, अब उन 6 उप अवस्थाओं में बच्चे समय दर समय नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो उनको जानना है कि किस उप अवस्था में बच्चा क्या सीख के आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो उपावस्था है उसका नाम है रिफ्लेक्सेस, मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्सेस जो बच्चे में जन्म से 1 माह तक होती हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो बच्चे जन्म से, मतलब जन्म के समय उनको लेकर ही पैदा होता है, वो बाहर से उन्हें सीखता नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सेस का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे बच्चे का सकिंग करना, मतलब फीडिंग जब माँ कराती है तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली उसे सक करना सिखाया नहीं जाता, वो सकिंग करना खुद में जानता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्सेस है। ग्रास्पिंग मतलब जब बच्चे के सामने कोई चीज़ आएगी तो उसे पकड़ने के लिए वो अपने हाथों को बढ़ाएगा। तो ग्रास्पिंग जो पावर होती है वो भी एक तरीका का क्या है, रिफ्लेक्स है। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब है कि बच्चा अगर लेटा है और अगल बगल आप ऐसा कोई साउंड क्रिएट कर देते हैं तो बच्चे का ध्यान नेचुरली उस साउंड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी जो ईयरिंग, मतलब सुनने, हियरिंग जो कैपेबिलिटी है, हियरिंग जो पावर है, वो ऑटोमेटिकली जन्म से ही, मतलब जब माँ के घर में होता है तभी से उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो भी कहाँ किसके अंतर्गत आएगा, वो रिफ्लेक्सेस के अंदर आएगा। इस चीज़ की जो चीज़ें हैं जो बच्चा जन्म के समय लेकर ही पैदा होता है, और अमूमन ये चीज़ें 1 माह तक बच्चे में रहती हैं। तो इस अवस्था को आप रिफ्लेक्सेस स्टेज या सब स्टेज के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगली अगर उपावस्था की बात करें तो उसका नाम है प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन। अब हो सकता है आप ये ध्यान, प्राइमरी मतलब ऐसे तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, लेकिन जो पहली अवस्था है वो है रिफ्लेक्सेस, प्रतिवर्ती, ये ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेज का नाम है प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन है, मतलब प्राथमिक वृत्तीय क्रियाएं हैं, वो 1 माह से 4 माह तक बच्चे में ये रहती हैं। अब इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा, सर्कुलेशन मतलब होता है एक तरीके से सर्किल में, मतलब चीज़ें अपने चारों ओर ही सर्किल में घूम रही हैं। तो इस तरीके से इसका ये मायने है कि इस अवस्था में बच्चे ज़्यादातर जो क्रियाएं करता है वो अपने शरीर को टटोलता है, शारीरिक गतिविधियों को बार बार दोहराएगा। ठीक है, करके देखेगा। इसलिए दोहराव के कारण, मतलब बार बार चीज़ों के दोहराव के कारण इसका नाम सर्कुलेशन रिएक्शन पड़ा, और ये प्राथमिक तौर पर देखी जा सकती है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन पड़ा। और इसमें जो बच्चा जो चीज़ें करता है वो शारीरिक गतिविधियों को बार बार दोहराता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राथमिक वृत्तीय क्रिया। इसकी आयु पूछ जाए 1 माह से 4 माह तक रहती है। अगली उपावस्था की बात करें तो इसका नाम है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन, मतलब द्वितीय वृत्तीय क्रियाएं। इसकी आयु काल की बात करी जाए तो यह 4 माह से 8 माह तक। इस अवस्था में जो बच्चा है बाहरी परिवेश की वस्तुओं को टटोलेगा, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। प्राथमिक वृत्तीय क्रिया में खुद की शरीर की गतिविधियों को वो बार बार दोहरा रहा था, लेकिन सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन में वो क्या करेगा, बाहरी परिवेश की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें बार बार टटोलेगा, दोहराएगा वो क्रिया को।
ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन। प्राथमिक में शरीर को टटोलेगा, शरीर से बार बार क्रियाएं करेगा, सेकेंडरी में बाहरी चीज़ों को बार बार टटोलेगा, इसलिए उसका नाम है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन। तो ये 3 उपावस्थाएं आपकी हो गई। चौथे की बात करें तो चौथे का नाम है कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका आयु काल है आपका 8 माह से 12 माह तक। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बुद्धि के लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बताइए प्याजी के अनुसार बच्चे की किस उपावस्था में बुद्धि के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये 4th आपकी सब स्टेज है, फर्स्ट स्टेज की, जिसका नाम है प्राथमिक द्वितीय वृत्तीय क्रियाओं में समन्वयता। मतलब पहली और दूसरी, पहले में वो शरीर की गतिविधियों को दोहरा था, दूसरे में बाहरी वस्तुओं से उसका को मतलब कहीं ना कहीं टटोल रहा था। अब इन दोनों का मिला जुला रूप अगर लेके आ जाए तो वो आपकी चौथी अवस्था में आ जाएगा कि शरीर का उपयोग करके बाहरी चीज़ों को टटोलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार दर्शाएगा। मतलब इसको ये चीज़ अगर पानी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन वो करेगा। ये हाथ बढ़ाने का इसका सीधा सा मतलब है कि उसे पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी इसी की ओर वो हाथ बढ़ा रहा है। तो इसे कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये बेसिक टर्म ही आपके एग्जाम में क्वेश्चनों के रूप में पूछे जाते हैं। बात करें आपकी अगली उपावस्था की, तो टर्सरी सर्कुलेशन रिएक्शन मतलब तृतीय वृत्तीय क्रिया। इसका आयु काल है 12 माह से 18 माह। ठीक है, अब ये तृतीय वृत्तीय जो क्रियाएं हैं, इसकी बात करें तो इस अवस्था में बच्चे में कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर देखने को मिलता है। मतलब चीज़ें करेगा, गलती होगी, फिर से चीज़ें करेगा, फिर से। तो पूछा जाता है कि ट्रायल एंड एरर प्याजी की किस अवस्था में देखने को मिलता है। तो पहली अवस्था में। किस उपावस्था में देखने को मिलता है, तो आपकी 5वीं उपावस्था में। ठीक है, और इसमें बच्चे में एक्यूरेट सर्ट और ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जब आप बच्चे के सामने कोई चीज़ दुकाएंगे तो उसे यहाँ भी ढूंढेगा और यहाँ भी ढूंढेगा। उसे पता है कि चीज़ अगर सामने नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ गायब हो गई है। और ट्रायल एंड एरर के कारण ही प्याजी ने कहा कि बच्चे इस अवस्था में नन्हे वैज्ञानिकों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये कथन स्पेशली आपको याद ही करना है कि पूछा जाता है कि प्याजी ने किस उपावस्था में बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो आपकी 5वीं उपावस्था में, पहली अवस्था की 5वीं उपावस्था में प्याजी ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिकों की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि उनमें ट्रायल एंड एरर का बिहेवियर देखने को मिलता है। सीधी सी बात है। अब बात करें छठी उपावस्था की, तो इसमें अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब मानसिक निरूपण देखने को मिलता है। इसका काल है 18 माह से आपका 24 माह तक। ठीक है, मानसिक निरूपण का क्या मतलब है? आरंभिक मानसिक निरूपण का कहीं ना कहीं बच्चों में एक समन्वयता देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें भाषाई चिन्ह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगली अवस्था में जाने के लिए बच्चा पूरी तरीके से क्या है, तैयार हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कह सकते हैं अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि अगली जो अवस्था है वो है प्री ऑपरेशनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्याजी की पहली अवस्था की जितनी 6 उपावस्थाएं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं उनकी सेकंड स्टेज मतलब अगली अवस्था की ओर। उससे पहले जान लेते हैं कि सेंसरी स्टेज में कौन कौन सी उपलब्धियाँ बच्चे के अंदर या कौन कौन से गुण बच्चे में दिखाई देने लगते हैं। तो उसमें गतिज क्रियाओं पर नियंत्रण आ जाता है। कहीं ना कहीं जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं उस पर बच्चा नियंत्रण हासिल कर लेता है। वस्तु स्थायित्व हमने बात करी है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। सामने ना दिखने वाली चीज़ का ये मतलब नहीं है बच्चा ये समझने लगता है कि वो चीज़ गायब हो गई है ना। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार आ जाता है, कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चे में देखने को मिल जाता है। शुरुआती भाषाई लक्षण ये छठी उपावस्था में देखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी मुख्य उपलब्धियां हैं पहली अवस्था की। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अवस्था की ओर। तो इसका अगली अवस्था का जो नाम है वो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो समय काल है, आयु काल है, वो है 2 से 7 वर्ष। इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि सामान्य जनरल साइकोलॉजी के अनुसार किस अवस्था से मतलब अवस्था से रिलेट करती है, तो वो है आपकी आरंभिक बाल्यकाल। ये बात भी याद करनी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अवस्था में कहीं ना कहीं तर्क के पूर्व की अवस्था है कि बच्चा तर्क नहीं लगा सकता, उसके पूर्व की अवस्था है। ठीक है, और इसमें कहा है उच्च संज्ञानात्मक हेरफेर बच्चा करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इन्हीं सब कारणों से इसका नाम रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब संज्ञानात्मक हेरफेर करने से पहले की अवस्था है, इसलिए पूर्व नाम दे दिया गया इसका। ठीक है, अब इस अवस्था में अगर बात करी जाए तो इस अवस्था की भी 2 उपावस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी उपावस्थाएं जरा उनको जान लेते हैं। तो 2 उपावस्थाएं जो हैं वो उनका नाम है प्री कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, और एक इंट्यूटिव स्टेज। पहली की अगर बात करें तो 2 से 4 साल इसकी आयु है प्री कॉन्सेप्चुअल। प्री कॉन्सेप्चुअल का अगर नाम ही बताएं पूर्व संप्रयात्मक, मतलब अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। प्री का मतलब है पूर्व, मतलब कोई कॉन्सेप्ट उस बच्चे का बना नहीं है, उससे पूर्व की अवस्था है।
तो बना नहीं है मतलब कहीं ना कहीं उसे थोड़ा मोड़ा ज्ञान है ना, इसलिए इसे प्री कॉन्सेप्चुअल कह दिया। इंट्यूटिव स्टेज की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे के भाषाई रूप से चिंतन की प्रक्रिया इसमें दिखना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने देखा है छठी अवस्था में बच्चे के भाषा के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और आपकी कहीं ना कहीं प्री ऑपरेशनल की आखिरी उपावस्था मतलब प्री ऑपरेशनल की जाते जाते बच्चे कहीं ना कहीं भाषाई रूप से चिंतन करने में परिपक्व होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव मतलब उनकी अंतर्दर्शी चिंतन उनमें दिखने को मिलता है भाषाई रूप पे, क्योंकि चिंतन का सीधा संबंध भाषा से, इसलिए इसका नाम रख दिया कि इंट्यूटिव स्टेज है। और भाषाई रूप से चिंतन करने में प्रक्रिया जो है मजबूत हो जाती है बच्चे की। आई होप ये दोनों अवस्थाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। इनका कभी कभी आपका समयकाल पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अब बात करते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आपको बच्चे में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले जो बात आती है वो तो आती है केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन का मतलब है किसी एक बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाना, बाकी सभी बिंदुओं को कहीं ना कहीं अवहेलना करना, उनको अनदेखा कर देना। तो यही बात है कि सेंट्रेशन, इस अवस्था में बच्चे में सेंट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा एक ही पक्ष या एक ही स्थिति के बारे में देखता है, बाकी की अवहेलना कर देता है, उन्हें देखता नहीं है। तो सेंट्रेशन से जो चीज़ डेवलप होती है बच्चे के अंदर वो है अहम केंद्रिता, जिसे ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में किस कारण विकसित होता है। तो आप बताएंगे कि सेंट्रेशन के कारण ये चीज़ विकसित होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा भी एक ही पक्ष पर टिका रहेगा, वो खुद की चलाएगा, वो दूसरों की बात मानने को तैयार ही नहीं होगा, सिर्फ अपने पक्ष को स्वीकार करेगा, बाकी सभी के पक्षों को वो नकार देगा। इसे कहेंगे ईगो सेंट्रिज्म। इसी के कारण एक नई चीज़ डेवलप होती है बच्चे में। ये सीरीज़ है कि पहले सेंट्रेशन आएगा, फिर ईगो सेंट्रिज्म आएगा, उसके बाद एनिमिज्म आएगा। एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव की भांति देखेगा, और वो दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि ये चीज़ निर्जीव है, खा नहीं सकती। जैसा आपने बच्चों को देखा होगा, वो अपनी खाने से पहले अपनी बच्चों डॉल को या उसका जो मिक्की माउस है उसको खिलाते हैं, है ना। अगर वो गिर जाए तो उसे छुपाते हैं, सुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रियाएं कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि उस निर्जीव वस्तु को वो सजीव की भांति ट्रीट कर रहा है ना। तो इसको जो नाम दिया गया है वो है जीववाद, मतलब एनिमिज्म का नाम। तो केंद्रीकरण के कारण अहम केंद्रता विकसित होती है, अहम केंद्रता के कारण बच्चे में जीववाद देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एक दो एग्जाम्स में देखा गया है कि जीववाद किसके कारण बच्चे में देखा जाता है, वो है ईगो सेंट्रिज्म के कारण। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही एक प्रयोग पियाजे ने करके देखा था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है 3 माउंटेन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है, ये माउंटेन बच्चे के सामने रख दिए और दो बच्चियों को एक दूसरे की तरफ, एक साइड पियाजी बैठ गया, एक साइड एक बच्ची को बैठा दिया, जिससे एक दूसरे को देख ना पाए। ऐसे माउंटेन थे कि एक दूसरे को देखा ना जा सके। और इन माउंटेन पे कुछ ना कुछ वस्तुओं को लगा दिया, अलग अलग वस्तुओं को। तो पियाजी के सामने मान लो ये घर है, वैसे घर एक तरफ डॉल थी, एक तरफ कुछ और था। तो इस तरीके से मान लो ये घर है, उस तरह ये क्रॉस है। तो पियाजी ने कहा कि मेरे सामने घर है, और लड़की कह रही है मेरे सामने क्रॉस है। तो लड़की ये मानने को तैयार नहीं कि हो सकता है मेरे सामने क्रॉस है और इनके सामने हो सकता है घर हो। तो इसी को आप नाम देंगे क्या, सेंट्रेशन या ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, कि बच्ची केवल उसे जो चीज़ दिख रही है उसी को मानने को तैयार है, बाकी और पक्षों को वो नकार रही है। ठीक है, अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल की, इसमें बच्चे में अहम केंद्रता मतलब ईगो सेंट्रिज्म देखा जाता है, क्योंकि वो दूसरों की बात, उसे ये लगता है जो मुझे मुझे मेरे लिए सही है, मुझे जो सही लगता है वही दूसरों को भी लगता होगा। वो आपके पक्ष को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं करेगी, और उसकी अभी इतनी क्षमता विकसित भी नहीं हुई होती है ना। बात करते हैं अगली कुछ चीज़ों के बारे में, तो इसमें स्पेशियल थिंकिंग देखी जा सकती है बच्चे में। ठीक है, लेक ऑफ स्पेशियल थिंकिंग कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप दो इमेज जो देख रहे हैं, पहली इमेज में मान लो ये टीचर है, ये पीटी बच्चों को सिखा रही है। तो जैसे हम कहें कि आपने कहा कि बच्चों से कि आप अपना दाहिना हाथ खड़ा करिए। ठीक है, और अगर इस इमेज की बात करें तो टीचर का जो दायां हाथ है ये वाला, तो बच्चे को क्या लगेगा कि जो उनका दायां है वही टीचर का दायां होगा। तो इसलिए जब बच्चों को पीटी जब सिखाई जाती है तो इस तरीके से सिखाई जाती है कि हर बच्चों का जो मुंह का डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, ताकि जब ये अपना दायां हाथ या बायां हाथ उठाए तो बच्चे भी अपना दायां या बायां हाथ इसी के साथ उठाएं देख के। तो इस अवस्था में ये चीज़ की लेख होती है, इसलिए इस तरीके से इनको पीटी कराई जा सकती है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चों से अगर खड़े होकर कहा जाए कि अपना दायां उठाएं, तो इन्हें लगता है कि बच्चों का जो दायां है वही मैम का भी या सर का भी दायां होगा, या जो पीटी कर रहा है उसका बच्चे का भी दायां वही दायां होगा। तो इसे कहेंगे स्पेशियल थिंकिंग का लेख होना। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो पलटावी का अभाव होता है, और इस पलटावी के अभाव के कारण उनमें संरक्षण का भी अभाव देखने को मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है संरक्षण का अभाव बच्चे में किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो वो है आपका प्री ऑपरेशनल। संरक्षण का अभाव किस कारण देखने को मिलता है, तो रिवर्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं लेख होता है, इस वजह से आपका कंजर्वेशन भी का भी लेख होता है। इसका क्या माने हैं जरा इसको समझते हैं। जैसे बच्चे को अगर आप
एक मतलब ये चौड़ा गिलास है, एक लंबा गिलास है, दोनों में मान लो समान मात्रा में आपने जूस भरा है, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा कि इस वाले गिलास में ज़्यादा जूस है। क्यों? कहीं ना कहीं उसमें संरक्षण का अभाव देखने को मिलता है। और अगर आप उसके सामने एक ही गिलास में इन दोनों को डाल के दिखाएंगे तो ये बात समझेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी का भी अभाव है। तो इसको जो डाल के आप दिखा रहे हैं वो हो गया रिवर्सिबिलिटी में, और जो आप ये मात्रा दिखा रहे हैं कि नहीं, वो भले ही दिखने में आकार में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनमें जो अंदर की चीज़ है वो समान है, तो इसमें कहेंगे आप कहीं ना कहीं लेक ऑफ कंजर्वेशन। ये बात आपको क्लियर हो गई। और इसके साथ ही अगर बात करें सेकेंड स्टेज की, तो इसमें कहा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी सीमाएं ज़्यादा हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि प्याजी के अनुसार किस अवस्था में सीमाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो वो है आपकी सेकेंड अवस्था, वो है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी तीसरी अवस्था की ओर, जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो आयु काल या समयावधि है वो 7 से 11 वर्ष। इसको कॉन्क्रीट मतलब मूर्त कहते हैं, मतलब जो चीज़ सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है आपको, उसे कहेंगे मूर्त ऑपरेशनल मतलब क्रियात्मक अवस्था। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिन चीज़ों की कमी बच्चे को दूसरी अवस्था में देखने को मिली थी, वो सारी कमियां इस अवस्था में दूर हो जाती हैं। जैसे उसमें क्या था, सेंट्रेशन, तो इसमें है डिसेंट्रेशन, मतलब बच्चा एक ही पक्ष पर केंद्रित नहीं होगा, वो और भी पक्षों की सुनेगा देखेगा, तो इसे इसका नाम दे दिया डिसेंट्रेशन। उसमें सेंट्रेशन था, उसका मतलब कमी, मतलब वो खत्म होगा सेंट्रेशन, तो क्या आएगा बच्चे में, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रेशन आएगा। उसमें लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखने, क्योंकि लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी किस कारण आ रही थी, वो सेंट्रेशन के कारण आ रही थी। अब इसमें सेंट्रेशन ही चला गया, डिसेंट्रेशन आ गया। तो जब डिसेंट्रेशन आ गया तो इसमें आपको रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। कैसे, उसको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। अब जब रिवर्सिबिलिटी आ गई तो ऑटोमेटिकली उसमें संरक्षण भी आ गया बच्चे में। ये सब गुण हैं इस अवस्था के, जो उस अवस्था में मतलब दूसरी अवस्था में सीमा का काम कर रही थी, ये इस अवस्था के गुण बन जाते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उम्र में विकसित हो रहा होता है। इसीलिए उम्र दर उम्र आपने देखा होगा कि पियाजे ने इस उम्र के लिए कुछ चीज़ें बताई, इस उम्र के लिए कुछ और चीज़ें बताई, इस उम्र के लिए कुछ और चीज़ें बताई। तो हमने जब डेवलपमेंट की प्रिंसिपल को पढ़ा था, उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो डिसकंटिन्यूटी पर आधारित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये पूछा जाता है। तो बात करते हैं, अब समझते हैं कि पलटावी या डिसेंट्रेशन कंजर्वेशन किस तरीके से आता है। तो मान लो पियाजे ने ये प्रयोग करके देखा कि मतलब दो उन्होंने एक गिलास लिए, उनमें समान मात्रा में उन्होंने जूस भर दिया। फिर क्या किया, उन्होंने दो अलग असमान आकार के गिलास लिए। अब इस गिलास का जो जूस है वो इसमें डाल दिया उन्होंने, और इस गिलास का जो जूस है वो इसमें डाल दिया। अब बच्चे से 2 से 7 साल के बच्चे से पूछा गया कि बताओ इन दोनों गिलासों में, आपको जो गिलास दिख रहे हैं, इन दोनों गिलासों में आपका एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन दोनों में किस में ज़्यादा जूस है। तो जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा उसने जवाब दिया कि इस वाले गिलास में ज़्यादा जूस है आपका। तो 2 से 7 साल के बच्चे को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसने केवल इसकी लंबाई पर ध्यान दिया कि ये बीकर लंबा है और ये बीकर छोटा है, तो जो लंबा है उसमें ज़्यादा जूस होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पियाजी ने 7 से 11 साल के बच्चे के उम्र के बीच के बच्चे से पूछा, तो वह जानता था कि जो ये दो बीकर हैं जो हमने पहले देखे हैं, उनमें क्या था, जूस बराबर था। तो इनमें बराबर होने के कारण अगर हम किसी अन्य साइज के उसमें जूस डालें बर्तन में, तब भी आकार से फ़र्क नहीं पड़ता, मात्राएं उनकी समान है, तो इनमें भी बराबर बराबर मात्रा में जूस होगा। ये कहना था किसमें, 7 साल से बड़े बच्चे में। क्यों, इनका रीज़न क्या है, क्योंकि 7 साल से ऊपर अभी आपने देखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, प्लस संरक्षण भी आ जाता है। और जो 2 से 7 साल के बीच में बच्चा रहता है प्री ऑपरेशनल में, उसमें लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है, लेक ऑफ कंजर्वेशन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रयोग के माध्यम से आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, और ये प्रयोग पियाजे ने करके देखा था, ठीक है। अलग अलग अवस्थाओं में पियाजे ने अलग अलग प्रयोग करके देखे हैं। जैसे आपने देखा है कि सेंट्रेशन दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे ने 3 माउंटेन प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन दिखाने के लिए आपका जूस एंड जार आपका एक्सपेरिमेंट किया है। आगे भी समझेंगे कि फॉर्मल स्टेज में पियाजे ने कौन सा प्रयोग किया है। तो यह पियाजे की थी थर्ड स्टेज, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अगर अगली अवस्था की बात करें जो है उनकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसके आयु काल की अगर हम बात करें तो इनका आयु काल आपका है 11 से 15 वर्ष के दौरान, ठीक है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये बच्चे में आ जाती है, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन स्किल भी बच्चे में आ जाती है, साथ ही साथ ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस भी बच्चे में होता है। अब ये क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। इसमें पियाजे ने क्या कहा है कि इस अवस्था में बच्चे में आपने समझते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चे में कहीं ना कहीं ये किशोरावस्था से आपकी सामान्य साइकोलॉजी के अनुसार मैच करती है।
तो इसमें अमूर्त चिंतन बच्चे में आ जाता है। अमूर्त चिंतन के कारण बच्चे में एक चीज़ डेवलप होती है, इसका नाम है प्रोपोर्शनल थॉट। ठीक है, प्रोपोर्शनल थॉट क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं गूढ़ अर्थों को समझने लगते हैं। आपने कोई बात करी, हो सकता है उस बात में आपने वो अर्थ ना जाहिर किया हो, लेकिन इस अवस्था का बच्चा भी वो अर्थ समझ लेगा जो आप बातों के जरिए नहीं बता रहे हैं। उसी को नाम दिया गया प्रोपोर्शनल थॉट का। यह एकमात्र अवस्था है जिसमें पियाजे ने कहीं ना कहीं भाषा के महत्व को स्वीकारा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि पियाजे ने भाषा को नकार दिया है, लेकिन यह एकमात्र अवस्था है जिसमें पियाजे ने कहीं ना कहीं भाषा के महत्व को समझा है। तो आपने ये समझ लिया कि प्रोपोर्शनल थॉट क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन, है ना, गूढ़ अर्थों को समझना। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है पियाजे की, वो है थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो पूछा जाए ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस पियाजे की किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो थर्ड एंड फोर्थ बोथ में। ठीक है, क्या होता है इसको जानते हैं। तो आप जानते हैं कि पियाजे की तीसरी अवस्था को कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब इसमें चीज़ें मूर्त रूप में बच्चे को पता होती हैं। तो अगर हम बच्चे को तीन चीज़ें दिखाएं, दो चीज़ों का संबंध तीसरी चीज़ के सापेक्ष दिखाएं, तो बच्चा इजीली उन्हें समझ जाता है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, ये है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप बच्चे से कहेंगे जो सी वाली पेंसिल है वो बी वाली से बड़ी है, ठीक है, और बी वाली पेंसिल ए वाली से बड़ी है, तो वो बता देगा कि जो ए वाली पेंसिल है वो सबसे छोटी है आपकी। ठीक है, ये बात वो बता देगा। क्यों? बशर्ते आप उसको वो चीज़ मूर्त रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेज 3 में भी देखा जा सकता है। इसके बाद बात करें अगर फोर्थ स्टेज की, तो यही चीज़ अगर अमूर्त रूप में आप बच्चे को बताएं कि मान लो मोहन है उसके पिता, वो अपने पिता से 10 साल छोटा है, और 10 साल बाद आप बताओ कि मोहन अपने पिता से कितना छोटा होगा, मतलब छोटा रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो फोर्थ स्टेज वाला बच्चा ये चीज़ बिना मतलब मूर्त रूप में देखे भी इस चीज़ को बता देगा। क्यों? क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन विकसित हो गया है। इसी चीज़ को कहा गया है ट्रांजिविटी इन्फ्रेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि जैसे सभी अवस्थाओं में आपको पता है कि पियाजे ने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को देखा है, उस बात को सिद्ध किया है। ऐसे ही इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के लिए पियाजे ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम है पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। क्या पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है, आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने 12th लेवल पर ये पेंडुलम का प्रयोग करके देखा होगा साइंस में। पियाजे ने इस अवस्था के बच्चों के सामने ये प्रयोग करके दिखाया। तो उन्होंने इस तरीके से ऑसिलेशन करके दिखाया है। तो पूछा है कि मान लो इस ऑसिलेशन में अगर इस ऑसिलेशन की दर को हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चे अमूर्त रूप से अब इसके बारे में सोचेंगे कि इस तार को लंबा कर दें, मटेरियल दूसरा यूज कर लें, हैं, या उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें, या उस पर लगाने वाला फोर्स हम बढ़ा दें। तो जो भी वो चीज़ वो सोचेंगे वो हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें रीजनिंग लगाएंगे, अमूर्त चिंतन करेंगे। तो इस पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पियाजे ने सिद्ध किया कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं, और इस कारण उनमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। ये थे पियाजे की चारों अवस्थाएं। साथ ही साथ अवस्थाओं में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन सबके बारे में बातें। साथ ही आपने ये जाना कि कौन से एक्सपेरिमेंट किस अवस्था के लिए रिलेट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बना रहे होंगे, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, तो आपको ये कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगी चैनल पर, उनके माध्यम से आप इजीली सारी अवस्थाओं की अब और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। साथ ही साथ अभी भी हमको सीटेट के जो PYQ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं, जिससे एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा गए हैं अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस पूरे सेशन के आप नोट्स बना रहे होंगे, अपनी तैयारी के साथ साथ आप नोट्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।